नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का खास मुलाकात के इस खास एपिसोड के अंदर हार्दिक अभिनंदन। और आज जिससे खास मुलाकात होने वाली है वो बेहद ही चर्चित नाम है और आपने सुना भी होगा, तो उनसे जो रूबरू करवाएंगे वो है प्रेम सिंह मेघी जी। तो प्रेम सिंह मेघी जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर खास मुलाकात में स्वागत है। आज की खास मुलाकात बेहद खास है। बेहद खास इसलिए कि आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाना चाह रहे हैं वो शख्सियत वो है जिन्होंने नेता पैदा किए हैं, बनाए हैं। और अगर बात करूं तो ना जाने कितने लोगों को सीढ़ियों पे चढ़ाकर एक उच्च स्थान पर पहुंचाया है। समझ गए होंगे मेरी बात, क्योंकि उनके रगों में, उनके खून में राजनीति छाई हुई है। तो वो है कुणाल करण सिंह। करण सिंह जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी खास मुलाकात में। और आज की मुलाकात की शुरुआत करेंगे हम आपसे बहुत से सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, खट्टी मीठी बातें होगी। और मैं चाहूँगा कि आज की पहली बात जो है जोनी चावला जी शुरू करें। कुणाल जी नमस्कार। प्रथम सवाल, अक्सर आपको हरियाणा की बात कर लें, टोहाना की बात कर लें, चौटाला परिवार से आपका क्या नाता है सब जानते हैं। लेकिन जब आपके फार्म हाउस पर कोई भी व्यक्ति जाता है, एक ब्रिगेडियर शब्द वहाँ दिखाई देता है। ब्रिगेडियर शब्द से क्या नाता है, इस पर पूरी चर्चा डालेंगे, पूरा प्रकाश डालेंगे आप। ब्रिगेडियर करण सिंह, जिनका नाम मैं अपने नाम के पीछे लगाता हूँ, कुणाल करण सिंह, मेरे दादाजी वो आर्मी के बहुत बड़े ओहदे पे रहे, डायरेक्टर जनरल आरवीसी के, रिमाउंट एंड वेटनरी को। और सन 1942 में जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तो रॉयल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट हुई थी अफसरों की, उस रिक्रूटमेंट में वो फ़ौज के अंदर आए थे। और मुझे ये बात कहने में कोई शंका नहीं, मेरे पीछे चौटाला साहब का बहुत बड़ा नाम है, चौधरी देवीलाल जी की लेगेसी है। पर आज भी मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने गांव देहात में जाता हूं, फार्म के आसपास, चाहे कनडी, समैन, बलियाला, कमालवाड़ा, अन्य गाँव में, तो मुझे ये कहा जाता है कि ये ब्रिगेडियर साहब का पोता है, तो वो मेरा हृदय और गदगद कर देता है। तो आप टोहाना से हैं, तो टोहाना में जो आजकल विकास कार्य हो रहे हैं, इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे हिसाब से तो टोहाना में विकास कार्य हो ही नहीं रहे। आप बताओ कौन सा विकास कार्य हो रहा है? जो भी मान लो यहाँ के राजनेता हैं वो दावा करते हैं कि टोहाना में रिकॉर्ड तोड़ विकास हो रहा है। टोहाना में खींचातानी की सरकार है, बड़े बड़े नेता बहुत हैं, लेकिन छोटे छोटे काम कराना इनके बस की बात नहीं। आज भी मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं कि इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर हो या किसी अन्य पार्टी का, जब हमारे पास आता है तो हम उसका काम कराने में सक्षम रहते हैं। और वो बाद में ये बताता है कि आपने मेरा काम करा दिया, मैं इन बड़े बड़े नेताओं के पास गया था, मैंने कई दिन धक्के खाए, मेरा काम नहीं हुआ। तो मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं कि इनेलो पार्टी आज भी हरियाणा के अंदर बिना सरकार के अपना वो वजूद रखती है। कुणाल जी, हम बात करते हैं 2024 के विधानसभा चुनाव की। इनेलो पार्टी किन मुद्दों को लेकर हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ेगी? मैंने कहा अनेकों मुद्दे हैं, रोजगार का, भ्रष्टाचार का, और किस प्रकार से आज प्रदेश का जो युवा है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज अभी आपके स्टूडियो में पहुंचने से पहले मुझे पता लगा कि आज खनौरी नरवाना बॉर्डर पे किस प्रकार से एक युवा साथी जो पंजाब के एक क्षेत्र का था उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। केवल मात्र हरियाणा के अंदर घुसने के लिए किसान साथियों को और एक युवा साथी को रोका जा रहा है, और उसको जब वो नहीं रुक रहा तो उस पर गोली मार के ये सरकार उसको मौत के मुंह में डालने का काम किया। तो मैं तो ये कहता हूँ मुद्दे अनेक हैं, एक नहीं, और इस बार सरकार का अंत निश्चित है। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे जी, जो मुख्य मुद्दे होंगे हरियाणा में? जी, लाइक मैनिफेस्टो क्या रहेगा? देखिए, पार्टी का मैनिफेस्टो हम इलेक्शन से पहले जारी करेंगे, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें आज जारी कर दी है। चाहे वो महिला के घर के अंदर उसके राशन को लेकर हो, उसके सिलेंडर को लेके हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन को लेके हो, चाहे नौजवान के बेरोजगारी भत्ते को लेकर के हो, और नौजवान को रोजगार देने की जो योजना इनेलो लेकर के आ रही है वो सबसे प्रथम है। तो एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे हैं, और प्रदेश का हर वर्ग आज वंचित है अपने हकों को लेकर के। तो कुणाल जी, अगर बात करें, आज लोगों का ये है कि सुबह किसी पार्टी में, शाम को फिर किसी पार्टी में, फिर देखिए अगले दिन माहौल बदल रहा है तीसरी पार्टी में। लेकिन आज भी हम देखते हैं
आपकी कार्यकर्ता की मीटिंग होती है उसमें भी देखते हैं, आज भी उम्र 80 साल होगी लेकिन वही अराखंड का उनके सर पर मिलता है। कैसी खुराक कार्यकर्ताओं को ऐसी पिलाते थे? लोगों को दोष हम बाद में देंगे कि वो सुबह किस पार्टी में, शाम को किस पार्टी में। पहले तो नेताओं को दोष देने वाली बात है। जी। आज टोहाना हल्के के 3-4 बड़े चेहरे अपने आप को बताने वाले नेता, आप लोग जानते हैं किस किस पार्टियों से अपना दावा इलेक्शन लड़ने का कर रहे हैं और कौन कौन नेता अपनी जान छुड़ाने की बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। ये तो आपको आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर उनकी पोल खुलेगी। लोगों को मैं दोष नहीं देता, लोग तो हवा के साथ चला करते थे, आजकल ये नेता उनको पैसे के साथ चलाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल का मकसद ये था जी कि जो इनेलो का कार्यकर्ता है आज भी उसके सिर पर वही हरी पगड़ी कि मतलब हर जुड़ाव है पार्टी से। दूर आया अच्छा आया, लेकिन आज भी वो एक उम्मीद के साथ वही पगड़ी सिर के ऊपर है। आखिर कैसी गुंटी मतलब उनको पिलाई जाती थी? आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। 2001 में 6 अप्रैल को चौधरी देवीलाल जी ये संसार छोड़ करके गए थे। बतौर हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उनके सबसे बड़े बेटे होते थे। और उस दिन से आज चौटाला साहब की आयु 89 वर्ष की हो चुकी है। चौटाला साहब ने अपने पिताजी की वो पगड़ी अपने सिर पर रखने का काम किया था, जो हमारे हरियाणा की एक संस्कृति है, एक कल्चर है, एक रिवाज है। और उस पगड़ी का मान सम्मान ना केवल चौटाला साहब बल्कि आज भी हरे खटके वाले हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारे ताऊ जो हमारी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो चौधरी देवीलाल जी को याद करके अपने सिर पे रखने का काम करते हैं। जी। 2019 के अंदर अगर मैं बात करूं तो टोहाना से इनेलो की तरफ से राजपाल सैनी ने चुनाव लड़ा। जी। आपने उस वक्त चुनाव क्यों नहीं लड़ा और क्या अब भी 2024 में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे या लड़ने वाले हैं? हमारी पार्टी में तो बहुत सारे ऐसे साथी भी थे जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे जी, और आज उप मुख्यमंत्री बन करके किसी और की पार्टी के सरकार के नीचे बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने अपने दादाजी की बात, चौटाला साहब की बात मानने का काम नहीं किया, एक जिद करके अड़ने का काम किया। हम वो जिद्दी बच्चे नहीं हैं, हम चौटाला साहब के आदेशों की पालना करने वाले बच्चे हैं। अगर उस समय राजपाल सैनी जी की जगह किसी और को जिम्मेदारी देते तो वो उस जिम्मेदारी को निभाते। उनको जिम्मेदारी दी तो पूरी पार्टी जिस भी हालातों में थी उनके साथ खड़ी नजर आई। और आने वाले समय में भी 2024 में अक्टूबर में जब चुनाव होंगे, जिसको भी जिम्मेदारी पार्टी देगी हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। कुणाल जी, अगर मैं बात करूं आपकी पूरी इनेलो पार्टी की, पूरी इनेलो पार्टी की जो पृष्ठभूमि है वो गांव से रही है और आज गांव काफ़ी पिछड़ता जा रहा है क्योंकि मौजूदा सरकार में कहीं ना कहीं सरपंचों की अनदेखी हो रही है, जिससे गांव के विकास कार्य रुके हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आज गांव जो है वो पिछड़ते जा रहे हैं। वो पिछड़ किस कारण से रहे हैं? वो इस सरकार की जो नाकामियां हैं उनके कारण से ये गांव पिछड़ रहे हैं। सरपंचों के साथ आपने देखा किस तरीके का व्यवहार इस सरकार ने किया। हमारे हल्के के विधायक तो मौजूदा पंचायती राज के मंत्री हैं, क्या उन्होंने अपने इस फैसले को, इस सरकार के फैसले का समर्थन नहीं किया? वो भी सरकार के साथ खड़े नजर आए। आज गांव के अंदर लाइब्रेरी बनाने के नाम पे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, जोड़ की सफाई के नाम पे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, अन्य कम्युनिटी हॉल बनाने के नाम पे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। घोटाले कर रहे हैं तो सरपंचों की पावर छीन के बड़े बड़े अफसरों को, अपने लोगों को पावर देने का काम, अपने भाइयों को ठेकेदार बनाने का काम ये सरकार के मंत्री कर रहे हैं। जब ऐसे हालात हो जाएंगे तो गांव तो पिछड़ेंगे ही। उस गांव की 14 गांव को अगर इस प्रदेश में कोई दिला सकता है तो केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दिला सकती है। कुणाल जी, गठबंधन की सरकार है, आपकी लैंग्वेज में अगर बात करें तो आप इसे ठगबंधन कहते हैं। टोहाना की बात कर लेते हैं। टोहाना में अक्सर जब भी कोई विकास कार्य होता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तीनों जो नेता हैं इनके कार्यकर्ता और ये नेता ये श्रेय लेते हैं कि विकास ये हमने करवाया, ये कार्य हमने करवाया। क्या मानते हैं कि जितना श्रेय लेने में ये समय लगाते हैं उतना विकास हो पा रहा है? आप किस तरह इस पर प्रकाश डालें? आपने कहा कि 3 नेता हैं, मैंने तो 3 नेता कहे ही नहीं। अच्छा हुआ आपने खुद ही बता दिया कि 3 नेता, और ठग बंधन की सरकार नहीं, खींचातानी की भी सरकार है। वो भी आपने बता दिया कि इन 3 नेताओं में आपस में कितनी खींचातानी रहती है। एक ही सरकार का हिस्सा होने के बावजूद एक ही पार्टी से 2 लोग इसमें से संबंध रखते हैं पर एक दूसरे को सुबह शाम देखना नहीं पसंद करते। इसका खामियाजा केवल मात्र हरियाणा प्रदेश की और टोहाना हल्के की जनता भुगत रही है। हमें इन लोगों से निजात पाने की ज़रूरत है और
जो ये दर्जनों में नेता टोहाना हलके के अंदर घुस करके आ रहे हैं, इन लोगों को समझने की बात है। 2019 में जेजेपी ने भाजपा के विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया और चुनाव के बाद उन्हीं से गठबंधन कर लिया, इसे आप कैसे देखते हैं? यमुना पार का नारा दिया करते थे और यमुना की कश्ती में दोनों इकट्ठे बैठ गए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, कश्ती में बैठ के एक कहने लगा कि मैं यमुना के इधर जाऊंगा, एक कह रहा है मैं इधर जाऊंगा। आज सरकार एक कश्ती में दो लोगों को अलग अलग डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रही है, वो पॉसिबल स्टेट के अंदर नहीं है। अगर ऐसे सरकारें चलेगी तो ये प्रदेश का दुर्भाग्य ही रहेगा। कुणाल जी, मौजूदा गठबंधन सरकार के अंदर 3 बड़े बड़े राजनेता हैं। जिस प्रकार से टोहाने के अंदर बड़े राजनेता है, क्या इस प्रकार से टोहाने का विकास आपको दिखाई दे रहा है? बड़े राजनेता की डेफिनेशन क्या है? आज एक व्यक्ति अपनी सीट छोड़ करके राज्यसभा में जा रहा है, क्या वो बड़े नेता हैं? एक व्यक्ति उसकी पार्टी की ओर नज़र गड़ाए के बैठा है कि मैं अगली बार इस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, क्या वो बड़े नेता हैं? या एक वो है जो अपना पद और अपना ओहदा छोड़ करके सरपंची के चुनाव में कूद के और वहाँ भी हार खा करके बैठ गए, क्या वो बड़े नेता हैं? ये बड़े नेता सिर्फ शक्ल के और अकल के होंगे। एक्चुअल में इनकी सच्चाई आने वाले 2024 के चुनाव में आपके आगे नतीजा बन के आएगी। अभी 2024 का चुनावी वर्ष है, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चुनाव आने, तो इन लोग किस प्रकार, क्योंकि आप टोहाना से आपका संबंध है तो मैं टोहाना हल्के का जिक्र करूंगा, तो यहाँ पर किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं चौटाला साहब की? कब यहाँ पर आप रैली करवाने जा रहे हैं या किस प्रकार के खास कार्यक्रम हमें देखने को मिलने वाले हैं? देखिए, ऐसे है, हम इनेलो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ग्राउंड से जुड़ी हुई है और हमें कोई मुफ्त बसें चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई मुफ्त कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये काम वही लोग करते हैं जो राजनीति में नए नए आए हैं और जिनको अपनी राजनीति पैसे के दम पे चमकानी है। हमें पैसे के दम पे नहीं चमकानी, हमें मौजूदा सरकार के जो हालात हैं उनको लोगों के आगे एक आईने के तौर पे पेश करने का काम करना है। हम ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए लोग हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी है और हमने तकरीबन हल्के के आधे से ज़्यादा गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। आज भी हम गांव में थे और आने वाले दिनों के अंदर भी हमारे कार्यक्रम गांव में चल रहे हैं। नई ज्वाइनिंग हो रही है, नए लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि बहुत लोग घर वापसी करने का काम कर रहे हैं। इसी से ही रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है। पहले की बात करें, आईएनएलडी मतलब एक सत्ता की बात करें तो आपकी तूती बोला करती थी। आज के टाइम पे ग्राफ थोड़ा नीचे आया है, तो वापिस से वहीं पर आपको ग्राफ को मतलब ग्रो करना पड़ेगा, आपकी पार्टी को ग्रो करना पड़ेगा। तो किस तरीके से जो रणनीति है, मैनिफेस्टो की बात हुई, मुद्दों की बात हुई, लेकिन जो रणनीति है, प्लानिंग, वो किस तरीके की रहेगी आपकी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं जी कि जब पार्टी दो फाड़ हुई तो बहुत नुकसान हुआ पार्टी को, लेकिन हम दाद देते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, जो इस आयु में भी चौटाला साहब आज भी अपने वर्करों के बीच में जाते हैं। लेकिन आज मैंने आपको फिर से ये बात कहनी है कि हालात बहुत बदल चुके हैं। परिवर्तन की लहर हरियाणा प्रदेश में आएगी और इनेलो उस लहर में अहम भूमिका नहीं बल्कि सरकार बनाने का काम करेगी। कुणाल जी, मैं बात करूं क्योंकि आप बहुत बड़े राजनीतिक हैं, आपने अपनी सरकार देखी, उस सरकार में लोगों को काम करवाए देखे और आप अक्सर बात करते हैं। बीजेपी की सरकार देखी, इसमें भी लोग काम के लिए, कांग्रेस की सरकार भी आपने देखी है। मैं ये जानना चाहूँ कि जो भ्रष्टाचार है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, महंगाई और भ्रष्टाचार। उन सरकारों में आपकी सरकार के वक्त कैसा था और आज की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में क्या अंतर है, इसके पे प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री के तौर पे इस प्रदेश के अंदर थे और जब वो मुख्यमंत्री के पद से आगे हटे और ऑपोजिशन में आए तो उस समय सरकार का खजाना लबालब भरा हुआ छोड़ करके गए थे। हम ये सुनते थे जब छोटे थे कि भजन लाल जी भ्रष्टाचार के, हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार पैदा करने वाले व्यक्ति चौधरी भजन लाल जी थे, लेकिन हुड्डा साहब ने उनको मात दी। 10 साल उस भ्रष्टाचार के लेवल को आसमान पे नहीं, बहुत ऊपर स्पेस तक चढ़ाने का काम किया और उसके बाद हमें ये लगा कि नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार है और हरियाणा प्रदेश के अंदर ईमानदार सरकार, बड़े बड़े नारे उसके साथ आएंगी। मैं कहता हूँ, आज आप एक पुलिस का सिपाही, एक छोटे लेवल का क्लर्क छोड़िए, आप बड़े बड़े प्रदेश के जो अफसर हैं वो भी अपने ट्रांसफ़रों के रेट तय करते हैं। ये हालात इस प्रदेश के हो चुके हैं। काम केवल पेपर पे हो रहे हैं, एक्चुअल में कोई काम नहीं हो रहा।
भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। भजन लाल जी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे, हुड्डा साहब मुझे धुंधले नज़र आते हैं भ्रष्टाचार में, और बीजेपी दूसरा नाम भ्रष्टाचार का है। जी। तो आपके कहने का मतलब है कि अभी भ्रष्टाचार को कोई जगह नहीं बची है, क्लियर हो गया काम, खत्म। अब तो आप ये बोलें कि भ्रष्टाचार के बिना इस प्रदेश के अंदर क्या काम हुआ है, तो मैं कहूँगा एक भी काम नहीं हुआ। तो क्या टोहाना के ऑफिसों में बिना भ्रष्टाचार के काम हो जाता है? नहीं, टोहाना में ऑन पेपर आप देखेंगे तो शायद रिकॉर्ड टूट जाएगा 90 हलकों का, इतने काम हुए होंगे। जी, बड़ी बात कह रहे हैं। जहाँ पे मिट्टी नहीं डलनी वहाँ पे यहाँ 10 ट्रक मिट्टी डले हुई हैं, लेकिन आपको दिखेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो इसको आप क्या कहेंगे? मैं तो इसको भ्रष्टाचार कहता हूँ। आपके पास पत्रकार साथियों के पास कोई और शब्द है तो आप बता दें। तो मंत्री जी का बयान अक्सर आता रहता है कि मैं फांसी पर लटका दूंगा या फिर ऐसे भ्रष्टाचार को तो भी सहन नहीं किया। अपने परिवार वालों को कोई फांसी पे नहीं लटकाता, और भ्रष्टाचार करने वाले खुद के परिवार वाले लोग होते हैं। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को, पत्रकार तो सबसे ज़्यादा आप लोगों में खोजी होते हो, आपको सब पता है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने सारी सीमाएं लांघ दी है। भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं है हरियाणा प्रदेश में, इतनी भ्रष्टाचार। जी, आपकी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं आपको अगले विधायक के रूप में देखते हैं आपको, तो आप भी अब खुलकर सामने क्यों नहीं आते? ऐसा है जी, मैंने शुरू में भी कहा, अब भी मैं कह रहा हूँ कि हम चौटाला साहब के आज्ञाकारी बच्चे हैं, जो ड्यूटी लगाएंगे। अभी उन्होंने मुझे किसान जो हमारी मीटिंग होनी थी 25 तारीख को, किसान सम्मेलन, उसका प्रभारी बनाया हुआ था, उसके तहत हम गाँव वगैरह में जा रहे थे। अगर वो मुझे कोई भी जिम्मेदारी इस प्रदेश के अंदर देंगे, यूँ कहेंगे कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की रैली के अंदर सारी दरियाँ कुणाल करण सिंह बिछाएगा, तो मैं उस काम के लिए तैयार हूँ। मुझे ना विधायक बनना, ना मेंबर पार्लियामेंट बनना, ना पार्टी का कोई ओहदा लेना, और मरते दम तक हरे झंडे के साथ चौटाला साहब की पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पे, एक परिवार के सदस्य के तौर पे नहीं, काम करते रहेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस एपिसोड पर लगाते हैं विराम। मेरी और हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को राम राम। राम राम।